चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है सर क्लासेस में। हम आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ण किसे कहते हैं। तो हम वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था, मैंने वर्णमाला पूरी आपको पढ़ाई है। उसमें बताया था कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है लिखने के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर? लिखने के आधार पर। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से कि वर्ण किसे कहते हैं। पहला है ऑप्शन है शब्द को, दूसरा है ध्वनि को, तीसरा है शब्द समूह को, चौथा है अखंडित शब्द को। किसको? अखंडित शब्द को। देखिए पहला ऑप्शन हम बात कर रहे हैं शब्द को। तो आप जानते हैं शब्द तो क्या होते हैं। शब्द वर्णों का एक समूह होता है, एक सार्थक समूह होता है, उसे हम शब्द बोलते हैं। ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है ये ध्वनि को, फिर बोल रहा है शब्द समूह को। तो आपको पता है शब्द समूह, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ये भी यहाँ पर क्रॉस बात करते हैं दोनों की। ये है अखंडित शब्द को। अखंडित शब्द की बात करें, ऐसा शब्द जिसको खंडित ना किया जा सके, तो ये तो भाई कैसे भी नहीं कह सकते हम वर्ण, ये तो अक्षर हो जाता है एक तरीके से। तो हम बात करेंगे ध्वनि को, ये आंसर हो जाएगा इसका ध्वनि को। फिर बोल रहा है ये कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। पूछ रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई की शब्द है, अक्षर है, वाक्य है या वर्ण है। ठीक है, तो आप बताएंगे इनमें से क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई होगी, देखो शब्द तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। या तो ध्वनि ऑप्शन होता तो ध्वनि आ जाता, तो यहाँ पर है अक्षर, अक्षर है, ठीक है ना। फिर हम बात करें ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो अभी पहला क्वेश्चन है वही है, ये समझो रिपीट हुआ है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है। शब्द, शब्द तो नहीं हो सकता भाई, शब्द तो शब्दों वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा। स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो हमारा ऑप्शन होगा वर्ण, ठीक है ना। क्या है? वर्ण। वर्ण क्यों है? क्योंकि मौखिक आधार पर ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि का लिखित रूप ही सबसे छोटा रूप होता है वर्ण। ओके, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो मैंने आपको ये भी अच्छे से बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो पहले तो ये हो ही नहीं सकते, ये तो है स्वर, ये है स्वर, ठीक है ना। उसके बाद ये भी स्वर हैं, ये भी स्वर हैं। अयोगवाह जिनको ना तो स्वरों में गिना जाता है और ना ही व्यंजनों में गिना जाता है, उनको बोलते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह ये हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। दूसरा है, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इनका सबसे पहला प्रयोग हिंदी शब्दानुशासन नामक एक ग्रंथ है, उसमें किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो देखें आ ह्रस्व है, अ ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, ऊ ह्रस्व है। लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी? बड़ी ई की। तो ये है दीर्घ। क्या है? दीर्घ स्वर है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था वर्णमाला में 4 होते हैं दीर्घ, ठीक है, 4 होते हैं दीर्घ। उसके बाद 3 होते हैं दीर्घ, 4 होते हैं लघु या ह्रस्व और 4 होते हैं संयुक्त। तो ये तो ह्रस्व है, ये संयुक्त है, ये संयुक्त है और ये है अपना क्या? दीर्घ। तो आपको पता है दीर्घ होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। उसके बाद हम बात करें, इनको मिटा देते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 3, ठीक है, दूसरा है 5, फिर है 4, फिर है 2। तो आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं ओठों के आधार पर, ठीक है। सॉरी, 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्रतमुखी, अव्रतमुखी, ठीक है ना। इनको बांट दिया है, लेकिन कई कई जगह
3 या 4 प्रकार के मिल सकते हैं, जैसे कि वर्तुल, अवर्तुल, अर्धवर्तुल, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के इसमें आते हैं। 3 या 4 में इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बाकी बहुत से इसको बोलते हैं वर्तुल और अवर्तुल, ठीक है ना। इनमें ले लेते हैं, ये दोनों में यहाँ पर कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन के हिसाब से जाएँ। वैसे इसमें 3 और 2 दोनों आ गए हैं, परंतु वर्तुल, देखो वर्तुल कौन कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ गोल हो जाएं, उन्हें बोलते हैं वर्तुल स्वर, जैसे कि उ ओ औ, ठीक है ना, ये हो गए। फिर बोलते हैं अवर्तुल, मतलब जिनको बोलते समय हमारे ओठ लगभग लगभग सामान्य स्थिति में रहते हों, जैसे ई ए ऐ, है ना, और छोटा आ। फिर होते हैं अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल की बात करें तो आ, बड़ा आ को हम बोलते हैं तो आधा गोल होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। बाकी की सभी प्रकार से बहुत से मान लेते हैं इसको अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। चलो आगे बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पुलिस स्वर मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी को पुकारने के लिए मतलब ह्रस्व स्वर है, उससे दुगना टाइम लेता है दीर्घ स्वर, और फिर ह्रस्व स्वर से तिगुना लेता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का हिंदी में प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी को पुकारने में या संगीत में प्रयोग किया जाता है, और ये संस्कृत में होता है। इसको हिंदी के 3 से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। ओके, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो आ और ए ई से मिलके बनते हैं ए और आई, ठीक है ना। ओ औ ये सब मिलके बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आ के साथ अगर हम ई मिलाएं तो बनेगा ए, अगर आ के साथ हम ए मिलाएं तो बनेगा आई, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं, आ के साथ ही ऊ मिलाएं तो बनेगा ओ, ठीक है ना। क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आ के साथ ओ मिलाऊं तो बनेगा औ। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन कौन से संयुक्त स्वर हमारे वैसे होते हैं 4, ठीक है ना, ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं इनमें से, तो आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ऐ और औ दिख रहा है हमें, ठीक है ना। बाकी आ तो अपने स्वर हैं, ठीक है ना। ई भी स्वर हैं, एक ये ह्रस्व है पहले ऑप्शन में और एक दीर्घ है, दूसरे में भी एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, तीसरे में दोनों संयुक्त हैं इसलिए इनको ले लेंगे हम, और चौथे में दोनों ही व्यंजन हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, निम्नांकित की नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में आपके सामने ला रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ, नवीन विकसित ध्वनियाँ पूछ रहा है वो। तो नवीन विकसित ध्वनियों की हम बात करें, देख लीजिए इसमें ऑप्शन है, पहला है ख और ज जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, बाकी दोनों स्वर हैं, ए औ है और श और स है, ठीक है ना। तो ये दोनों अरबी फारसी की विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको मानेंगे हम। पहला ऑप्शन ही आंसर होगा, इसमें नुक्ता सहित है ये। उसके बाद हम बात करें, आपके सामने क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने आपको व्यंजन पढ़ाते टाइम बताया था, वर्णमाला में पूरी क्लास पढ़ी हुई है इनकी। श ह को उसमें व्यंजन बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखें इसके बारे में हम बात करें कैसे होंगे। पहला प्रकंपी है, तो आपको पता है प्रकंपी तो हम बोलते हैं रा को। स्पर्शीय 25 वर्ण होते हैं, क च ट त प वर्ग होते हैं, उनमें 25 व्यंजन आते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पर्शी। संघर्षी है, ये बिल्कुल सही है, उसमें होता है या संघर्षी होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी हम बोलते हैं च वर्ग को, किसको, च वर्ग को, जो संघर्षी भी है और साथ साथ स्पर्श भी हैं। तो आंसर होगा सी। ओके, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन घोष वर्ण नहीं है। तो आपको पता है घोष या सघोष एक ही होते हैं और एक होता है अघोष। तो मैंने बताया था आपको प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। तो क छ ट त प 5 वर्ग होते हैं, इनमें देखते हैं पहला वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष। तो देखो ख दूसरा है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। प पहला है प वर्ग का, च वर्ग का पहला है, ये रहा, ये है आंसर। मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। तो तीसरा चौथे पांचवें से तो एक भी नहीं था ऑप्शन में। फिर यार अलावा सघोष होते हैं, हाँ सघोष होता है।
ओके, तो हाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन श का उच्चारण स्थान है। तो 3 स होते हैं, आपको पता है। तीनों श में से पूछ रहा है वो षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान। तो मैं आपको बताऊं, इसका उच्चारण स्थान होगा तालु, मूर्धा, कंठ या दंत। तो तालु होता है जिसको हम ये सा होता है, ठीक है ना, ये श होता है तालु, ये श होता है दंत, और ये वाला जो सा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो श है इसका होता है आपका मूर्धा। तो ख आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये देखिए आप, श क्षत्रिय वाला है, मूल स्वर, तो मूल स्वर तो भाई कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो व्यंजन है, तो इसे स्वर हो जाइए। घोषवर्ण, तो आपको पता है इन चारों को व्यंजनों के अंतर्गत नहीं गिना जाता, 33 व्यंजन माने जाते हैं, 33 के बाद आते हैं ये श, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है ना, इसलिए इनको व्यंजन में नहीं लेते। तो घोष तो हो ही नहीं सकते, घोष और अघोष सिर्फ व्यंजनों में होते हैं। संयुक्त वर्ण, यही इसका आंसर होगा। संयुक्त है, तालव्य, इनका उच्चारण स्थान नहीं माना जाता, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर है संयुक्त। संयुक्त कैसे है? ये मिलके बना हुआ है का प्लस श से, किससे? का प्लस श से, ठीक है ना, इसलिए संयुक्त बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बिल्कुल, शब्दकोश अलग होता है, तो श का क्रम आता है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, का के बाद, ठीक है ना, का के बाद इसका आता है। उसके बाद बात करें, निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वरों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकले, उनको बोलते हैं अनुनासिक। तो मैं आपको बताऊं, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, बाकी सभी निरानुनासिक होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, पहला ऑप्शन क्या है? ना मा ना या, बोल रहा है नहीं है, ना ना या मा, ये भी है, ज्ञा या ना मा, देखो ये ज्ञा आ गया, तो ज्ञा तो क्या है? संयुक्त है, तो यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण की मैं बात करूँ तो स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक 5 वर्ग हैं, क च ट त प, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, ठीक है ना, 25 वर्ण होते हैं टोटल स्पर्श। ये देख लेते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, श श स ह को बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर तो होते हैं। फिर बोल रहे हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी ए ऐ ओ औ होते हैं, ये स्पर्श नहीं होते। पहले 5 वर्गों के वर्ण, बिल्कुल राइट, क च ट त प, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ की बात करें, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय आपकी जीभ, मुख, मूर्धा, तालु से हल्की फुल्की स्पर्श होती हो, ठीक है ना, और ओठ हल्के से होते हैं, मतलब आपस में स्पर्श करते हो, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका खा। खा ऑप्शन है, या अलावा यही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बाकी के ये तो अयोग वहाँ हैं, इनको बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं इसको। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वर, तो देखो भाई स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, इनको तो आवश्यकता ही नहीं है। वर्ण, वर्ण भी स्वतंत्र है, अक्षर, अक्षर भी स्वतंत्र है। ऑप्शन है व्यंजन, इसीलिए व्यंजन को परतंत्र इकाई बोलते हैं। परतंत्र मतलब दूसरे पर ये डिपेंड रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण की बात करें तो देखो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ज़्यादा प्राणवायु खर्च होती हो या ज़्यादा ऊष्मा खर्च होती हो, उन्हें बोलते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। फिर उसके बाद मैं बात करूँ ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनको बोलते हैं श स स ह, ये भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, का और चा। तो भाई का तो पहला वर्ण आ गया, तो ये तो अल्प प्राण होता है, ये गलत। दूसरा है ख और घा, दूसरा और चौथा मैंने बोला था, यही इसका आंसर होगा। यार अलावा ये होते हैं अल्प प्राण। तादा, ये पहला और तीसरा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका आंसर आपके सामने है। ओके, आपको अगर इस वीडियो से कुछ मदद मिल रही हो, आपको लग रहा हो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको और भी वीडियो मिलती रहें। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है इनमें जो परीक्षा में नहीं आया हुआ, बाकी सभी क्वेश्चन आपके सामने जो भी हैं सब परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलके बना हुआ है? ज्ञ वर्ण पूछ रहा है वो, ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है। तो देखें, ज और अण गलत, ये है ज और या गलत, ये है ज और ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन है आपके सामने ख बिल्कुल सही, ज और या। आधा जा होता है और या साथ में होता है। ये होता है लिखने के आधार। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उच्चारण के आधार पर ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलके बना है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, ठीक है ना, तो देखो, तो उच्चारण के आधार पर ज्ञ वर्ण का संयोग है, तो आप ये बनेगा किससे? ग और यहाँ से, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के, ये वर्ण नहीं है वर्ग है ना, वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाता है? अभी बताया था कुछ देर पहले, पहला और दूसरा कहलाता है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा कहलाता है घोष या सघोष। तो आपके सामने आंसर है अघोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से इकारांत शब्द कौन से हैं? तो देखो, कारांत के बारे में आपको बताऊं, कारांत उनको बोलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, किस स्वर से उस शब्द का अंत हो रहा है उसी को बोलते हैं कारांत। तो यहाँ बोल रहा है इकारांत। तो देखो, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? तो व्यंजनों, भाई ये तो ओकारांत है, ये गलत। ध्वनि, ये इकारांत है, बिल्कुल यही इसका आंसर है। यह है ध्वनि। अपराधिनी, ये तो ईकारांत हो गई, ठीक है ना, यहाँ तो बड़ी ई आएगी। फिर ये संभावना एकारांत है, तो आंसर है आपका ये ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जिनका उच्चारण स्थान कंठ से आता हो। तो मैं 5 वर्ग बताया आपको, क च ट त प। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। क वर्ग का होता है कंठ, च वर्ग का होता है तालु, ट वर्ग का होता है मूर्धा, त वर्ग का होता है दंत, प वर्ग का होता है ओष्ठ। तो देखो, क ख क वर्ग के आ गए हैं यहाँ पर, तो यही इसका आंसर होगा, कंठ ध्वनियाँ। फिर आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट, क ग ज फ, सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता बोलते हैं जो ये बिंदी सी लगी हुई है इनके नीचे, ये लगी हुई है, ये होते हैं नुक्ता। क्या होते हैं? नुक्ता होते हैं। ये अरबी और फारसी में ही लगाए जाते हैं बस, ठीक है ना, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा अरबी फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो मैंने आपको बताया था वर्ग है, ये व्यंजनों का वर्ग पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। तो क च ट त प, क्या बताए थे? क च ट त प, क च ट त प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देख लो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पहला ही आंसर सही है इसका, तो लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्ताक्षर की बात करें, ऐसे अक्षर जो संयुक्त रूप से बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था 4 होते हैं संयुक्त वर्ण, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये हो गया ख आंसर, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना जाता है? ये मैंने आपको बताया था कि ये बीच माना जाता है, अयोगवाह का नहीं माना जाता, अनुस्वार का नहीं माना जाता, ऊष्म का नहीं माना जाता, अंतस्थ का माना जाता है। किसका माना जाता है? अंतस्थ का माना जाता है। ओके, राइट। अयोगवाह का कैसे नहीं कह सकते? क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये तो ना स्वरों में आता है ना ही व्यंजनों में आता है, ठीक है ना। अयोगवाह अंतस्थ होता है दोनों के बीच का, इसलिए या र ल वा होते हैं, या र और ये, ठीक है, एक सेकेंड, या र ल वा होते हैं, ठीक है ना, तो इनको अर्धस्वर भी होते हैं, या और वा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो देखो, मूर्धन्य वह होता है
जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर जाकर लगे ऊपर वाले मुख में। तो देखो ग और घ ये तो कंठ है, ज और फा, ज और झ ये है तालु, ड और ड। बोलिए आप, देखो आपकी जीभ ऊपर पहुंच गई होगी, तो यही है ना। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है? किसका? च वर्ग का। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग होता है तालु। मैं आपको इनको उच्चारण स्थान पूरे बता ही देता हूँ अच्छे से। देखें वर्ग कितने हैं हमारे? 5। क, च, ट, पहले इनके बताऊँ, त और प। ये देख लो, का है कंठ, चाका है तालु, टाका है मूर्धा, ताका है दंत, पाका है ओष्ठ। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अपन क्या पूछा उसने। ये देख लीजिए आप सभी, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। देखें तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हैं, ऑप्शन हैं ओष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ। चा वर्ग कौन सा बताया था मैंने आपको? तालु बताया था। कौन सा बताया था? तालु बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजनों के बीच कड़ी कहा जाता है? ठीक है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजनों के बीच कड़ी कहा जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है ना, तो देखिए अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म और अयोगवा। बिल्कुल अयोगवा बोला जाता है। ना तो इनको स्वरों में भी गिना जाता है, ना ही व्यंजनों में बोला जाता है। ये बीच में माने जाते हैं दोनों। ठीक है ना, तो इसलिए इनका आंसर होगा अयोगवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, अकारांत, इकारांत, उकारांत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मूर्धा के अभी बताए थे, क, च, ट, त, प वर्ग। तो ट वर्ग का अपना मूर्धा था। ठीक है ना, ये आपने देखा था, ट वर्ग का मूर्धा था। उसके बाद हम बात करें हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ठीक है, ये शब्दों का क्रम इसमें से पूछा हुआ है। तो हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन ए देखो, द, स, व, अ। ठीक है, फिर है स, व, द, अ, फिर है स, द, व, अ, फिर है अ, द, व, स। ठीक है ना, हिंदी शब्दकोश इसके अकॉर्डिंग चला है। किसके अकॉर्डिंग? इसको आपको करना पड़ेगा। पहले शिक्षक वाला पहले आएगा, वर्तमान पहले आएगा, ज्ञान क्षेत्र पहले आएगा, मिश्रण पहले आएगा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में कि पहले आएगा ज्ञान क्षेत्र। ठीक है ना, बिल्कुल आप शब्दकोश एक बार खोल के देखना। शब्दकोश के बारे में हम बात करेंगे, इसमें आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो ये है, पहले आएगा ज्ञान क्षेत्र, ठीक है, नंबर 1 पे। फिर आएगा मिश्रण, फिर आएगा वर्तमान, फिर आएगा शिक्षक। ये हैं आपके ऑप्शन। ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 4। ओके, तो ये आपका ग मिल रहा है ना। हिंदी का शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ये आपको शब्दकोश पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें बनेंगी आपको। ठीक है ना, सेम बहुत चीज़ें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इनको सारे को बना के बताता तुम्हें। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी आपका आप ढूंढ लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो पता है कि ये कैसे कैसे बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, कैसे इसके बारे में बताऊँ? पहले 1 नंबर पर ये, ठीक है ना, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, ऐसे बन जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं बात करूं, निम्न में से लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण मतलब जिस वर्ण को बोलते समय ऐसा प्रतीत होता है वो लुढ़कता हुआ बाहर आ रहा है, उसे लुंठित वर्ण बोलते हैं। लुंठित वर्ण है आपका खा। क्या है? सॉरी, खा नहीं, सॉरी, खा ऑप्शन है। लुंठित वर्ण है रा। ओके, ठीक है, ये आज के लिए आपके लिए काफ़ी है इतना।